If an individual has the ability to solve a difficult situation by doing analysis and deep diagnosis, then they have dash skills. यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसमें डैश कौशलता है। तो उसमें है कॉन्सेप्चुअल संकल्पना, उसमें क्या है कॉन्सेप्चुअल या फिर उसमें संकल्पनात्मक स्किल्स हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में अगर एक इंडिविजुअल हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व डिफ़िकल्ट सिचुएशन बाय डूइंग एनालिसिस एंड डीप डायग्नोसिस, तो उसके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो वो एनालिसिस और डीप डायग्नोसिस करके एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व कर पा रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज शोन एज इन दी बैलेंस शीट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो होते हैं एसेट्स होते हैं, अगर आपने कोई भी पेमेंट है एडवांस में कर दिया है तो आपका एसेट्स में ही जाएगा। These essential skills identified by Robert K. Kalch for managers are। रॉबर्ट्स के काल्च द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं। तो ये हैं आपके टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल, तकनीकी, मानव और वैचारिक। ठीक है, ये रॉबर्ट के काल्स ने मैनेजर के लिए 3 इसेंशियल कौशल बताए कि उसमें टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, उसमें ह्यूमन हैंडलिंग स्किल्स होनी चाहिए और उसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो अगर कठिन परिस्थितियों में फंसता है तो उन्हें ईजिली सॉल्व कर सके, उसको एनालाइज कर सके और उसको जो है स्टडी कर सके। द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और सॉल्व मेड बाय बिजनेस इज कॉल्ड द। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन क्या कहलाता है? तो ये आपका लाभ और हानि है यहाँ पर, तो आपका स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ट्रायल बैलेंस इज अ डैश। ट्रायल बैलेंस कच्चा माल है। स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है कच्चा माल, ट्रायल बैलेंस। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग मेक्स द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स क्लियर। नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? तो ये आपके कौन से बनाते हैं? ये आपके गोल सेटिंग या लक्ष्य की स्थापना जो है ये आपके अधीनस्थों के भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं। अगर आप एक लक्ष्य तय कर दोगे तो आपको लीडरशिप करने में और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें काम करने में ईजी होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस टू बिजनेस इंस्टीट्यूट इज एन एग्जाम्पल। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण है। एक्सपेंस या व्यय। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द बिजनेस टू अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज किसका उदाहरण है? एक्सपेंस का उदाहरण है। ठीक है। Which of the following enables a business to create roles by linking a person to an activity? निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिका के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? तो ये आपका होता है आयोजन या ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी गतिविधियों को एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सेट गोल्स के लिए और मिलजुल करके काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन होगा वहीं पर कई सारे लोग मिलकर के साथ आएंगे और एक आपके सेट टारगेट को अचीव करने के लिए मिलकर के काम करेंगे। Which of the following is a major use of management level system of an organization? कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? ठीक है, संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो वो आपका होता है सपोर्टिंग दी मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। ये किसके लिए होता है आपके? कि संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख यूज़ यही होता है। जो संगठन है उसमें जो मैनेजमेंट का लेवल है
तो उसको क्या करना है, उसको क्या क्या करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ एट द मिडिल लेवल। कि जो संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग है कि मध्यम प्रबंधन की निगरानी करना है, नियंत्रण करना है, निर्णय निर्माण करना है, प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना है। Which of the following is a major use of management level system of an organization? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? तो वो कौन सा है आपका फ्रेंड्स? मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय निर्माण और प्रशासनिक गतिविधि को समर्थन प्रदान करना। अगला है आपका क्वेश्चन, टोटल करेंट एसेट ऑफ बिजनेस आर INR 4000 एंड करेंट लाइबिलिटीज आर INR 20,000, सॉरी यहाँ 40,000, 4 लाख है आपका, इधर 2 लाख है। आपकी एसेट है 4 लाख की और लाइबिलिटीज़ हैं 2 लाख की। द करेंट रेशियो इज़, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, उसमें दिमाग की क्या लगाना है। फिर आता है डैश इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट परचेजेस एंड प्रेफरेंसेस फॉर स्पेसिफिक ब्रांड्स। डैश में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल हैं। तो ये है आपका ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड निष्ठा। ठीक है, ब्रांड निष्ठा में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो ब्रांड निष्ठा होती है इसमें लगातार पुनः क्रय किया जाता है और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। ब्रांड निष्ठा में क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर है उसके अंदर जो किसी ब्रांड के लिए लॉयल्टी होगी तो वो हमेशा उसी ब्रांड की चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, और क्या करेगा कि विशिष्ट ब्रांड के लिए प्राथमिकता, और उस ब्रांड के लिए उसमें क्या होगी, प्रायोरिटी देगा वो उसी ब्रांड को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज, पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं। तो पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य क्या है? ओवरलुक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच प्रोजेक्ट, प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज द पूंजीगत ब्याज व्यय बजट के उद्देश्य क्या है? पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं कि आपका जो है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य ये होता है कि जो भी आपका प्रतिफल है उसकी उपेक्षा करना, परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं ओवरलुक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच प्रोजेक्ट, कि हमने जो भी पूंजीगत व्यय किया है उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ये उसका उद्देश्य होता है। BCG मैट्रिक्स आर डिवाइज्ड इन द ईयर 1970। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार जो है 1970 में हुआ था। फिर आता है इफ़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस द कस्टमर इज, यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक होता है तो ग्राहक डैश होता है, क्या होता है, डिलाइटेड होता है। ठीक है, इफ़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जो आपका उत्पाद है, डिलाइटेड यानी कि आपका ग्राहक प्रसन्न कब होगा? जब उत्पाद या सेवा जो है वो उसने जो सोची थी उससे भी अच्छी होती है। तो डैश आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु कौन जिम्मेदार होता है? तो ये है आपका मिडिल लेवल मैनेजर जिम्मेदार होता है। मिडिल लेवल मैनेजर किस लिए जिम्मेदार होता है? कि जो संगठन के लक्ष्य हैं और उनको प्राप्त करने के लिए, योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने के लिए। फिर आता है कि जो आपके सुपरवाइज़र्स होते हैं, ये तो आपके शॉप फ्लोर पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी निगरानी के लिए होते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं ये आपके टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, और जो आपके टेक्निकल सुपरवाइज़र्स होते हैं ये भी आपके सुपरविजन के लिए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ HR इन्वॉल्व रिकॉर्ड कीपिंग एंड लीगल कंप्लायंस? निम्न में से HR की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? तो वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, प्रशासनिक विशेषज्ञ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट या प्रशासनिक विशेषज्ञ जो होते हैं ये क्या करते हैं कि अभिलेख संभालते हैं और कानूनी अनुपालन को देखते हैं, मतलब बुक कीपिंग करते हैं और उसका लीगल कंप्लायंस को देखते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, सॉरी बुक कीपिंग आपके फिनेंस मैनेजर करते हैं, जबकि आपकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है ह्यूमन रिसोर्स की, वो और उसके रिगार्डिंग लीगल कंप्लायंस है, ये सब कुछ कौन देखेगा? आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है वो देखेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स ऑफ HR इन्वॉल्व रिकॉर्ड कीपिंग एंड लीगल कंप्लायंस? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, प्रशासनिक विशेषज्ञ जो रहते हैं वो आपका रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं और साथ ही साथ जो भी लीगल इश्यूज हैं, लीगल कंप्लायंस है, वो सब देखते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन would be the ability of an organization to conceive of and implement its strategies? निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्यनीति को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगा? तो ये है आपका स्ट्रेंथ या सामर्थ्य। ठीक है। तो स्ट्रेंथ या सामर्थ्य जो है वो क्या होती है? एक संगठन की कार्यनीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होती है। The theory of motivation that argued that individual needs form a 5-level hierarchy has come to be known. प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की ज़रूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं, क्या कहलाता है? तो ये आपका हायरार्किकल, मैस्लो का हायरार्किकल नीड मॉडल होता है, जिसमें एक पिरामिड के थ्रू जो है हायरार्की बताई होती है कि लोग कैसे मोटिवेट होते हैं और उनकी क्या क्या नीड होती है। तो ये आपका मॉडल किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था, हायरार्की नीड मॉडल। The theory of motivation that argued that individual need form a 5-level hierarchy has come to be known Maslow hierarchy model. Under Maslow's need hierarchy, air, food, shelter comes under which need level? मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन से स्तर में आते हैं? तो ये आपके आते हैं फिजियोलॉजिकल, यानी कि आपके शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता। खाना है, भोजन है, स्वास्थ्य है, आवास है, ये सब आपके शरीर की ही तो आवश्यकता है। अ चेक इज़ अ काइंड ऑफ, चेक एक प्रकार का क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र होता है चेक। चेक क्या होता है? एक विनिमय पत्र होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर मार्केट फ्रॉम वेयर कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग लाइफ। एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। तो वो आपका देखो लंबे समय तक आपके बिस्किट चलेंगे, फेशियल क्रीम चलेगी, टूथपेस्ट चलेगा या मोटरसाइकिल चलेगी। तो आप आंसर खुद ही दे सकते हो इसका। विच ऑफ दीज रिफर्स टू ई कॉमर्स? इनमें से कौन ई कॉमर्स को संदर्भित करता है? तो ई कॉमर्स जो आपकी होती है, दिस रिफर्स टू बिजनेस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ई कॉमर्स क्या है आपका? कि बिजनेस मोड ऑफ
ई कॉमर्स में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है ई कॉमर्स। तो ये इसमें आपका बिजनेस ऑपरेशन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा। तो आंसर आपका जो है आंसर हो जाएगा आंसर सी, रिफर्स टू द बिजनेस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। व्यावसायिक सक्रियाओं जो लेन देन का इलेक्ट्रॉनिक तरीका पर आधारित है। A set of people who possesses similar skills, they use the same knowledge, tools or techniques to perform their jobs. They work together in a group. What do we call such a group? लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है, वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं। ये सभी लोग समूह में काम करते हैं। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, ऐसे समूह को हम एक डिपार्टमेंट कहते हैं। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में क्या होता है कि वो सारे लोग आते हैं जिनके अंदर एक जैसे स्किल्स होते हैं। जैसे कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो उन सब में टेक्निकल स्किल्स होगा, ठीक है। और वो सब उनके पास सेम नॉलेज होती है, सेम स्किल्स होते हैं, सेम तरीके के उपकरण उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, सेम तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और सेम टेक्निक्स वगैरह उन्हें आती हैं और वो सब मिल कर के काम करते हैं। तो ये आपका एक डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, ठीक है। फिर आता है द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज, पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM के लिए सूत्र क्या है? तो वो आपका सूत्र है KJ RF प्लस P और ब्रैकेट में RM माइनस RF। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर अ मैनेजर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द पीपल अंडर हिम। एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए सहायक होता है? तो ये आपका कौन सा कौशल होता है? ये आपका होता है ह्यूमन स्किल, मानव कौशल। What skill enable a manager to motivate employees? तो ये जो आपका होता है इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक कौशल होता है। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम होता है? तो आपका इंटरपर्सनल कौशल ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क? निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये आपका फिनेंशियल रिस्क या वित्तीय जोखिम होता है जो क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ फंड्स? निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जाता है? तो धन के उपयोग के रूप में एन इंक्रीज इन कैश, नकदी में वृद्धि जो है ये क्या होता है? धन का उपयोग के रूप में माना जाता है। Which of the following acts as a link between the top management and the employees? निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? तो ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में कनेक्टिविटी का काम करते हैं। Which of the following method of departmentation facilitates tight control on top? ठीक है, निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर खड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? तो ये है बाय एंटरप्राइज फंक्शन, उद्यम प्रकार द्वारा क्या होता है कि जो है आपके शीर्ष पर खड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है उद्यम प्रकार, मतलब आपका एंटरप्राइज फंक्शन जो होता है वो क्या करती है? आपको कंट्रोलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डिपार्टमेंटल फैसिलिटेट्स टाइट कंट्रोल ऑन टॉप। मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल फैसिलिटेट दैट कंट्रोल है
तो एंटरप्राइज यानी कि उद्यमिता प्रकार में ऐसा होता है, ना कि आपकी ज्योग्राफी में ऐसा होगा, ना ही कस्टमर ग्रुप में ऐसा होगा, ना ही प्रोडक्ट में ऐसा होगा। जबकि जो आपका एंटरप्राइज है वही तो कंट्रोलिंग का काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल सोर्स, अमूर्त स्रोत कौन सा है? तो टेक्नोलॉजी आपका अमूर्त होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। मशीन है, रॉ मटेरियल है, पूंजी इन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो। डैश refers to the extent to which people are committed to work and involved in their activities, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, उसे डैश संदर्भित करती है। ठीक है, वो क्या होता है आपका? वर्क इथिक्स होती है, कार्य नैतिकता होती है। इसमें क्या होता है कार्य नैतिकता में कि ये जो है व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध रहता है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, और उसे संदर्भित करती है। रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पीपल आर कमिटेड टू वर्क एंड इन्वॉल्व इन देयर एक्टिविटी, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता होगी वो ये सोचेगा कि मैंने भाई काम मुझे अपना अच्छे से करना है, क्योंकि मेरे को सैलरी काम के लिए दी जाती है, तो मैं अपने काम में ईमानदारी दिखाऊं। तो ये हो गई आपकी कार्य नैतिकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इंक्लूड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो है आपकी लिस्टेड कंपनीज आती हैं। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कौन सी आती हैं? जो आपकी लिस्टेड कंपनीज आती हैं। और कहाँ लिस्टेड होती हैं ये कंपनियां? ये आपकी होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन्ड, जब लाभ का अंश धारित होता है तो क्या किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या फिर विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है जब आपका पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो बच जाता है। ठीक है, आपके पास अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। फिर आता है कि एम्प्लॉयज़ एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली असाइंड, एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः डैश सौंपे जाते हैं। तो क्या सौंपे जाते हैं? रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क, पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की जो होते हैं उन्हें जनरली ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें कुछ भी नया नहीं होता है, उन्हें वही काम रोज़ रोज़ करना होता है, उनमें कोई भी नई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट, जो आपकी स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं उनमें हर साल डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास दर लागू की जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ seller engaging in mass production, mass distribution and mass promotion of one product for all buyers has come to be known as, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को कहा जाता है, इसे कहा जाता है मास मार्केटिंग, वृहद विपणन। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलर एंगेजिंग इन मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास प्रमोशन। तो ये जब आप बड़े लेवल पर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ये मार्केटिंग कर रहे हो, और आप बड़े लेवल पर कर रहे हो तो मास हो जाएगा, मास मार्केटिंग। इन कैपिटल बजटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैपिटल फॉर्म, पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो मनी एज कैपिटल फॉर्म, मनी जो है एक आपके पूंजी के रूप में, पूंजी अवस्था में धन, पूंजी अवस्था में के रूप में धन जो है वो आपके कैपिटल बजटिंग में होता है। फिर आता है डैश आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को डैश अभिनिर्धारित करता है। क्या करता है? शेड्यूलिंग या अनुसूचना। ठीक है, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को एक जो शेड्यूलिंग या जो अनुसूचना है ये अभी निर्धारित करता है। शेड्यूलिंग आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव द पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा काम करना है, इसकी पहले से ही लिस्ट हो जाती है कि पहले ये काम होना है, फिर ये काम होना है, फिर ये काम होना है, ताकि आप अपने टास्क को अचीव कर सको। A good service or idea that offers a bundle of tangible and intangible attributes to satisfy the customer is known as माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है आपके प्रोडक्ट या उत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रोडक्ट या उत्पाद के नाम से ऐसे जो आपके माल है, सेवा है या विचार है जो आपके ग्राहकों को संतुष्ट कर देते हैं, तो वो आपका उत्पाद ही तो होगा जो आपकी कंपनी बना रही है, चाहे फिर वो सर्विस क्यों ना हो, आपकी सर्विस एज अ प्रोडक्ट होगा। डैश इज़ अ सेट ऑफ अकाउंट्स, डैश खातों का एक सेट है। तो लेज़र जो होता है ये आपके खातों का एक सेट होता है जिसे आप हिंदी में बही खाता कहते हो। who can say business is in profit when हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब क्या होता है कि इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस, इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि बिजनेस आपको फ़ायदा हो रहा है, आपका व्यय जो है आपकी आय से कम रहना चाहिए। सिलेक्ट विच ऑफ दीज आर सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स, चयन करें कि इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं। तो अभिवृत्ति के स्रोत कौन होते हैं आपके, अभिवृत्ति के स्रोत जो हैं आपके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप भी होते हैं, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस भी होता है, और आपका सोशलाइजेशन एंड लर्निंग प्रोसेस, ये सभी जो है आपके सोर्स ऑफ एटीट्यूड होते हैं, अभिवृत्ति के वो होते हैं। मतलब यहाँ पर आपका ये है कि आपको सीखने के लिए कहाँ कहाँ से मिलता है। तो फैमिली मेम्बर से भी आपको सीखने को मिलता है, और जो भी ऐसे ग्रुप होते हैं जिनसे आप कनेक्टेड होते हो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। यहाँ पर बात यही है कि आपको सीखने के लिए कहाँ कहाँ से मिलता है। पीयर ग्रुप, साथी जो आपके फ्रेंड्स हैं, और समाज से भी आपको सीखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एब्रीविएशन CSR स्टैंड फॉर। तो CSR आपका होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके CSR का फुल फॉर्म होता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद आज के टाइम पे 2% है। ये होता है कि एक्चुअली जो भी आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसका 2% आप जो है सामाजिक कल्याण, समाज के कल्याण में लगाओगे। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज पैसा खर्च करेंगे। इन विच ऑफ दीज मल्टीपल पर्सन इवैल्यूएशन मैथड इज द evaluator asked to rate employees from highest to lowest on some overall criterion। इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। तो ये है आपका रैंकिंग मेथड, श्रेणीकरण प्रणाली। ठीक है, श्रेणीकरण प्रणाली क्या होती है कि जो रैंकिंग मेथड, श्रेणीकरण प्रणाली, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके व्यक्ति होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। तभी तो उनकी रैंकिंग होगी कि कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे बेकार है। स्कूल में भी तो ऐसी रैंकिंग होती है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होता है वो ऊपर रैंक में चला जाता है, और जो बेकार होता है वो नीचे पहुंच जाते हैं। बस ख़त्म हो गई कहानी। व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन द मैनेजमेंट फंक्शन आर प्लेस्ड इनटू इट्स लॉजिकल सीक्वेंस। जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है।
जब मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधन प्रक्रिया, ठीक है, जब प्रबंधन के जो प्रकार हैं, जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। RBS बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड टू डैश के लिए RBS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। बैंक समाधान किसके लिए तैयार किया जाता है? आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक वितरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ वही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने में, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड टू डैश के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। बैंक समाधान किसके लिए तैयार किया जाता है? टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। जो आपकी कैश बुक है और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक वितरण के अनुसार जो है आपके बैलेंस और आपकी रोकड़ वही के अनुसार बैलेंस का जो डिफरेंस होता है वो बैंक रिकंसिलिएशन के फॉर्म में बैंक समाधान के रूप में तैयार किया जाता है। जो आपका बैंक विवरण, बैलेंस और रोकड़ वही का जो डिफरेंस है उसको कैश, आपका जो कैश बुक है और डिफरेंस, आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का जो भी डिफरेंस होता है उसे आप कैसे, उसे किस में वो किया जाता है, ये आपका डिफरेंस आता है, उसे आपके बैंक रिकंसिलिएशन में के तौर पे तैयार किया जाता है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है कि जो भी आपका बैंक का स्टेटमेंट है और जो भी आपकी कैश बुक है उन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो बैंक रिकंसिलिएशन के फॉर्म में तैयार रहता है। इन विच ऑफ दीज टाइप ऑफ सिमुलेशन टेक्निक इज द डायमेंशन ऑफ द जॉब प्रोग्राम्ड इनटू अ कंप्यूटर। इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? तो वो आपका होता है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है, जो कंप्यूटर का कार्य है उसका जो प्रोग्राम है वो किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या किया जाता है कि डायमेंशन ऑफ जॉब प्रोग्राम्ड इन अ कंप्यूटर सेट किया जाता है। अ मैनेजर सेट्स goals through a collaborative process. The extent to which goals are accomplished is an important parameter in evaluating and rewarding the subordinates' performance. A manager sets goals through a collaborative process. The extent to which goals are accomplished is an important parameter in evaluating and rewarding the subordinates' performance. By which of the following terms is this described? तो ये आपका किस में हो जाएगा? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आपके उद्देश्य को देखते हुए मैनेजमेंट किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि आपने जो उद्देश्य तय किया था वहाँ कितना हम उस उद्देश्य तक पहुँचे हैं और क्या हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपका होता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक प्रबंधक सहयोग, सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट्स डैश एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर डैश को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। किसको करता है? मार्केट रिसर्च को सपोर्ट करता है। सेल्स और मार्केटिंग की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो उससे उन्हें मार्केट रिसर्च करने में क्या होता है? सपोर्ट होता है। डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर करेंट एसेट। करेंट एसेट या चालू परिसंपत्तियों का उदाहरण क्या होता है? आपकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या फिर जो आपका जो कच्चा माल आता है
उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये जो होती है ये आपकी चालू परिसंपत्तियाँ होती हैं, क्योंकि कच्चे माल से आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, और प्रोडक्शन से आपका फिनिश्ड गुड बनता है जिसे आप बेच देते हो, तो वो आपकी एक चालू परिसंपत्ति है। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है किस लिए, वेरियस स्टॉक होल्डर्स के लिए, विभिन्न हितधारकों या स्टॉक होल्डर्स के लिए क्या तैयार किया जाता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है किसके लिए, विभिन्न हितधारकों या स्टेक होल्डर्स के लिए आपका वित्तीय विवरण या स्टेक तैयार किया जाता है, क्योंकि जो हमारा वित्तीय विवरण होगा उसी के बेसिस पर वो हमारी कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में, और उसका फ्यूचर क्या होगा, और उसी को देखकर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इम्प्रेस्ड सिस्टम और फ्लोट इज फॉलोड इन केस ऑफ, इम्प्रेस्ड सिस्टम और फ्लोट इज अलाउड इन केस ऑफ, इम्प्रेस सिस्टम और फ्लोट इज अलाउड इन केस ऑफ, अग्रदाय प्रणाली और फ्लोट का डैश के मामले में अनुगमन किया जाता है। ये किया जाता है पेटी कैश बुक या खुदरा रोकड़ वही में, ठीक है। जो आपका पेटी कैश बुक या खुदरा रोक वही होती है, इसमें आपका क्या किया जाता है, आपका इम्प्रेस्ड सिस्टम या फ्लोट अलाउ किया जाता है, ठीक है। कब, जब आपका पेटी कैश बुक में एंट्री होती है या फिर आपकी खुदरा रोकड़ वही में एंट्री होती है, तो आपकी अग्रदाय प्रणाली या फ्लोट के मामले में अनुगमन किया जाता है। What does it represent if net present value NPV is less than 0? अगर निबल वर्तमान मूल्य NPV 0 से कम होता है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से कम होता है तो क्या निरूपित करता है, जो आपका अगर 0 से कम है तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आरंभिक निवेश से कम होता है, ये निरूपित करता है कि ये कैसा है, कि अभी ये है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर आपका जो प्रारंभिक निवेश था उससे भी कम आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये निरूपित करता है अगर एनपीवी 0 से भी कम है तो, 0 से कम है। Which of the following characteristics is considered as natural element of leading? निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व की स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका है डेलीगेटिंग या प्रत्यायोजन। डेलीगेटिंग या प्रत्यायोजन क्या होता है, ये आपका नेचुरल एलिमेंट ऑफ लीडिंग होता है, ठीक है। नेतृत्व का स्वाभाविक घटक क्या है, आपका डेलीगेटिंग है। डेलीगेटिंग क्या होता है कि जो आपकी पावर है उसको आप अपने से जूनियर को हस्तांतरित या प्रत्यारोपित करते हो ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, उसे हर चीज़ के लिए आपके पास पूछने के लिए ना आना पड़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन एक संक्षिप्त लेखा है? तो रियल अकाउंट कौन है, संक्षिप्त लेखा कौन है? तो वो है आपका बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट निर्माण खाता जो है ये एक रियल अकाउंट है, ये एक क्या है, संक्षिप्त लेखा है। क्या? बिल्डिंग अकाउंट। इसके अलावा जो है आपका सैलरी अकाउंट है या मिस्टर राम्स अकाउंट है या इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट है, ये नहीं है। जबकि इनमें से जो ऑप्शंस है उसमें से आपका जो बिल्डिंग अकाउंट है ये कैसा अकाउंट है आपका, ये रियल अकाउंट है। डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग मेजर डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। डैश एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। तो पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो आपका टॉप मैनेजमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो आपके पूरे संगठन के लिए फैसले लेता है और बड़े फैसले लिए जाते हैं उनके द्वारा, तो उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बैड डेब्ट इज़ नोन एज, बुरा ऋण क्या होता है, तो ये वो ऋण होता है जो डूब गया होता है। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो जो यहाँ पर आपको ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अच्छा, पूछा ही ये है कि बैड डेब्ट कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, इज शोन ऑन। वैसे अगर बैड डेब्ट पूछा जाए तो वो बैड डेब्ट वो होता है जो आपका ऋण डूब जाता है, ठीक है, जो आपका पैसा डूब जाता है वो बैड डेब्ट होता है। और इसकी एंट्री कहाँ करते हैं, इसकी एंट्री जो है आपके डेबिट साइड में की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ की जाती है बैड डेब्ट की एंट्री, डेबिट साइड में, किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स, कार्यशील पूंजी क्या इंगित करता है। तो वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक जो नकदी होती है वो आपका कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या इंडिकेट करती है, कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, व्यापार के लिए जो आपकी रोजमर्रा की व्यापार की जो आपकी दैनिक गतिविधियां हैं, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं आपके बिजनेस की, उनको फुलफिल करने के लिए जो भी कैश हमारे पास होता है वो आपका वर्किंग कैश या वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। फिर आता है डैश रिफर्स टू दी सेंटेंस ऑफ मेजरिंग एंड कैटेगराइजिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल्स, उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। क्या करता है, साइकोग्राफिक्स या मनोवृत्ति परख, ठीक है। साइकोग्राफिक्स या मनोवृत्ति परख जो होता है, आप किसी की मनोवैज्ञानिक बातों को, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी की मनः स्थिति या उसकी मन की बातों को समझते हैं। तो वही यहाँ पूछा गया है कि उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। मतलब आपको जो है उपभोक्ता के बारे में समझना है, उपभोक्ता की मन स्थिति, उपभोक्ता आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या समझता है, तो वो आपकी साइकोग्राफिक्स या मनोवृत्ति परक साइकोग्राफ ही होगा, ठीक है, ना कि आपकी सांख्यिकी होगा। सांख्यिकी में आपके डेमोग्राफी देखा जाता है, सेगमेंटेशन में आपका अलग अलग सेगमेंट बनाए जाते हैं, और पोजीशनिंग में आपकी पोजीशन का निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर आपको कस्टमर के माइंड की स्टडी करना है तो साइकोलॉजी या साइकोग्राफिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। व्हाट इज ग्रेप वाइन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेप वाइन क्या होता है, an informal channel of communication that evolve itself, ठीक है। एक आपका, आपने अंगूर का गुच्छा देखा है, तो अंगूर के गुच्छे में क्या होता है कि सारे अंगूर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पूरी एक स्ट्रेट लाइन आएगी और फिर उसमें से प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अंगूर अटैच रहेंगे, नहीं। अंगूर का गुच्छा जो है उसे गुच्छा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसमें अंगूर जो है वो कहीं कहीं अपनी मर्जी से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेप वाइन वर्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि ग्रेप वाइन चैनल जो होता है कम्युनिकेशन का, इसमें लोग जो है अपनी मर्ज़ी से उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, और वो एक सूचना है, मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने के लिए कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं होता है। एक ने सुना, दूसरे से कहा, दूसरे ने सुना, तीसरे से कहा, इस तरीके से वो बातों को फैला देते हैं आपस में ही। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी बात है, वो जल्दी फैल जाती है, जल्दी लोगों के पास पहुँच जाती है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि उसमें ना अपने मन से बातों को मिला जुला दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, शुद्ध कार्यशील पूंजी डैश को संदर्भित करती है। तो ये होती है आपकी चालू परिसंपत्ति, ठीक है। तो आपकी जो चालू परिसंपत्ति होती है, इसको आपका क्या शुद्ध कार्यशील पूंजी संदर्भित करती है। मतलब जो आपके डेली एक्टिविटीज़, जो आपके डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन होने हैं, उनके लिए जो भी आपके पास कैपिटल या एसेट्स होते हैं वही आपकी होती है नेट वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी चालू परिसंपत्तियाँ, ठीक है। करेंट एसेट्स मतलब जो आपके पास चालू परिसंपत्तियाँ हैं और जो आपकी चालू देयता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको 5,000 रुपये किसी को देने हैं, तो आप उनको जब माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेंगे जो 5,000 रुपये। तो वो 5,000 रुपये जो रहेंगे वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश रिफर्स टू
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, तो ग्रेपवाइन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होता है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। मेमो और सर्कुलर और टेलीफोन ये सब आपके फॉर्मल में आ जाते हैं। फिर आता है डैश रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। Dash refers to the part of profit of a company which is distributed to the shareholders। तो वो आपका होता है डिविडेंड या लाभांश। लाभांश वो अंश होता है आपके लाभ का जो आपके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो आपके डिविडेंड होल्डर्स को दिया जाता है। एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है उस हिस्से को कहते हैं डिविडेंड। जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके शेयर धारक हैं, जो आपको लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डैश रिफर्स टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेज एंड देयर फाइनेंसिंग। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। तो ये आपका होता है कैपिटल बजटिंग या पूंजी आय व्यय, ठीक है। पूंजी आय व्यय और कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटले एंड देयर फाइनेंसिंग। लीजिए कि एक लंबे समय में जो भी आपको पूंजी में निवेश करना है या जो भी आपको जो है परिसंपत्तियां खरीदनी है, तो उन सब के लिए जो बजट तैयार किया जाता है उसी को आपका कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनेजमेंट थिंकर टू यूज द टर्म एम्बियो। एम्बियो पद का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो ये पीटर ड्रकर ने किया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म को यूज़ किया था पीटर ड्रकर ने। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म को किसने यूज़ किया था? पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टर्म को यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है आपका कि इन अ बैलेंस शीट गुडविल विल अपीयर एज। तुलन पत्र में सुनाम के रूप में प्रकट होती है। तो ये है आपकी इंटेंजिबल एसेट। अमूर्त परिसंपत्तियां जो हैं ये आपकी कहाँ दिखती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं ये आपकी बैलेंस शीट में, सॉरी मेरा माइंड डिस्टर्ब, मतलब कुछ पता नहीं क्या सोचने लगी थी। सुनिए, जो बैलेंस शीट होती है उसमें आपकी गुडविल कहाँ पर दिखेगी? तो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स या अमूर्त परिसंपत्तियों में आपकी गुडविल दिखाई देगी। किस में? बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस प्लानिंग कैन बी। महत्व के आधार पर नियोजन डैश हो सकती है। तो स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस प्लानिंग कैन बी। प्लानिंग जो है आपकी कैसी होती है? स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक प्लानिंग होती है महत्व के आधार पर कि आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है या आपको परिचालनात्मक प्लानिंग करनी है। मेंटेनेंस ऑफ